Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan, and today we will discuss about KPPSC Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission lecturer past paper 2021 2021 में जो लेक्चरर केमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ था अभी जिसके इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, आज हम वो टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस एरिया से क्वेश्चन है। अगर जी आपने बाकी जो हमारे पास पेपर हैं वो वो आपने नहीं देखे उनके सेशन, तो आप चैनल पे जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इसके अलावा चैनल पे आप जाएं, वहाँ पे आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 2017 का पेपर और इसी तरह 2020 का पेपर, वहाँ 2020 का जो पेपर है वहाँ पे सॉल्व पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जी। आज हम KPPSC का जो पास्ट पेपर है इसको सॉल्व करेंगे जी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता? याद रखें, टेम्परेचर भी करता है, प्रेशर भी इन्फ्लुएंस करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी उसको इन्फ्लुएंस करती है। इन सब में चेंज आए तो करते हैं, मगर कैटालिस्ट जो है ये इन्फ्लुएंस नहीं करता। जस्ट ए मिनट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या होगा? कैटालिस्ट। ये फिजिकल पोर्शन से, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड वाज हीटेड इन स्टील ट्यूब एट 400 डिग्री टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड वाज फाउंड टू बी 22% डिकम्पोज, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इज। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड जब डिकम्पोज होते हैं H2 और I2 बनाते हैं। अब हमारे पास अगर डिकम्पोजिशन 22% हुई है तो इसके लिए कैसी की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसमें अगर देखें कि आपके पास डिकम्पोजिशन के लिए हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे, 2HI टू गिव अस H2 प्लस I2। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे इसको 2 मोल कंसिडर करो, ठीक है, और 22% डिकम्पोजिशन हुई है, इसके बाद 22 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 100 करोगे, तो ये आपके पास 0.44 मोल आ जाएगा। कितना आएगा? 0.44 मोल, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल आपने कितना लिया? 2 लिया था ना, उसमें से 0.44 को क्या करें? माइनस करें, तो आपके पास ये कितना आता है? 1.56 हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा। ठीक है, 1.56 हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर ये 2 मोल बने तो ये 1 मोल बने, तो 1.56 को आप क्या करें? हाफ करें, तो आपके पास 0.22 आपके पास कितना आएगा? वो आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यू आ जाएगी। उसको आप KC की एक्सप्रेशन बना के उसमें रखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना बनता है? 0.0199 बनते हैं। अगर इसके सोल्यूशन समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये न्यूमेरिकल है। मैं आपको कमेंट में आपने बता देना, मैं आपको कमेंट में उसकी पिक्चर अपलोड कर दूंगी, या फिर अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं, जो SS केमिस्ट्री के प्रिपरेशन का ग्रुप है उसमें ऐड है, तो वहाँ पे बता देना, मैं आपको वहाँ पे इसका सोल्यूशन सेंड कर दूँगी। काफ़ी लंबा होगी, यहाँ पे होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड क्या होता है? जिसको वाटर में डालो वो प्रोटॉन डोनेट करे। ठीक है, तो वो प्रोटोनिक एसिड होते हैं। अगर इन सब में देखें, ठीक है, इन सब में देखें तो हमारे पास ये कौन कौन से, ये लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज है ना। मैं अगर इसको पहले क्लियर कर लूँ, ये पहला जो एसिड लिखा हुआ है, इसको मसलन आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो H2SO4। ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बेहतरीन प्रोटोनिक एसिड। अगर इसको देखें तो H2PO2 फास्फोरस एसिड है, ये भी आपके पास क्या है? हाइपोफास्फोरस एसिड, तो ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास प्रोटोनिक एसिड है। इसको देखें, ये क्या है? H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी प्रोटोनिक है। मगर जब ये बोरिक एसिड H3BO3, इसकी बात करते हैं, बोरिक एसिड याद रखें, बोरिक ये अक्सर पूछे जाते हैं, बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, तो ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। इसका मतलब है फिर ये कोई और एसिड है। ये कौन सा एसिड है? ये लिविस एसिड है। लिविस एसिड कैसे? लिविस एसिड तो हम ये कहते होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। यस, यू आर राइट, कि हम अगर BOH3 को देखें, बोरिक एसिड जो है, जब ये वाटर के साथ क्या करते हैं? वाटर में इसको डालते हैं H2O, तो बच्चों ये यहाँ पे क्या करते हैं? इस वाटर का OH को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते और क्या बनाते हैं? BOH4 बनाते हैं,
और ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। और साथ आपके पास क्या होते हैं, इसमें से जब OH जाते हैं तो बाकी आपके पास H+ रह जाते हैं। याद रखें ये जो H+ यहाँ पे ये वाटर से आता है, ये एसिड नहीं देता, ठीक है। और OH नेगेटिव आयन इसका बोरिक एसिड ने एक्सेप्ट किया, तो जो नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविस एसिड बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या है, लिविस एसिड है। सो दिस इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इस बात को आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं एसेंटी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज 100% आयोनाइज, इट्स pH इज, कि एक सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन है मोनोबेसिक एसिड का, अगर उसको 100% आयोनाइज करें तो उसकी pH क्या होगी। तो ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पिक्चर भेज दूंगा ग्रुप में या कमेंट में, आप बता दें, वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 1 है जी। ओके नेक्स्ट है, कहते pH ऑफ सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.01 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद 50 ml ओके सोल्यूशन विद 50 ml ऑफ H2O इज, ठीक है। कि हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है 0.01 मोलर, उसमें अगर 50 ml वाटर ऐड करें, मजीद डाइल्यूट करें, तो उसकी आपके पास नहीं, pH ऑफ सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.01 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद 50 ml ऑफ वाटर इज, ओके। इसकी pH पूछ रहा है जी। हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, 50 ml वाटर में बनाए, 50 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसको मजीद 50 ml वाटर में डाले जी। अब हमारे पास क्या होगा, उसकी क्या कह रहे हैं, उसकी pH कितनी होगी। तो ये भी हमारे पास क्या एक न्यूमेरिकल टाइप है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास देखें, मैं आपको शॉर्ट से यहाँ पे समझा देता हूँ, नहीं तो फिर आपको चाहिए होगा सोल्यूशन तो मैं भेज दूंगा। कि हमारे पास यहाँ पे जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसका वॉल्यूम 50 है और इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.01। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0.5। अब सोल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हैं वाटर से, ठीक है, 50 ml वाटर डालते हैं, तो टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाता है, 100 हो जाते हैं। अब जो मोलैरिटी आएगी उसको टोटल वॉल्यूम से आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगी, 0.005 आ जाएगा आंसर, ठीक है। मसलन आपके पास एक बेरियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये क्या करते हैं, ये आपके पास डिसोसिएट होते हैं तो 2 OH बनाते हैं, मैं सिर्फ OH लिखता हूँ बाकी नहीं लिखता। और ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 0.05, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.01 आ जाएगा, या 10⁻² आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, बेसिकली POH है ना, OH की कंसंट्रेशन बता रहे हैं, जो कि आपके पास -log ऑफ OH से निकालोगे तो 2 आ जाएगा, और 14 में से 2 निकालो तो बाकी pH बच जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, 12 होगा जी, ठीक है। एक इसकी ट्रिक भी आप लगा सकते हो। ट्रिक क्या लगा सकते हो, देखो pH 15 तो हो नहीं सकती, ये वाला ऑप्शन वैसे ही गया अगर आप सॉल्व नहीं करते। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेसिक है ना, इसका मतलब 3 तो हो नहीं सकता, क्यों, 3 आपके पास क्या है, एसिडिक रेंज में, 6 भी नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा बचते हैं, 12 भी बचते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं तो आंसर तक हम पहुंच सकते हैं जी। ओके नेक्स्ट है, कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड डिपेंड्स ऑन, कि जो गैस जो है एड्जॉर्ब होती है सॉलिड के ऊपर, वो डिपेंड करती है, पहली बात नेचर ऑफ गैस, दूसरा टेम्परेचर ऑफ गैस, तीसरा प्रेशर ऑफ गैस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, कि जो गैस एड्जॉर्ब होती है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, वो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है, और उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसकी बात भी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ गैस से क्या मुराद है, अगर पोलर है तो वो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन शो करेगी, इसी तरह टेम्परेचर ऑफ गैस कम टेम्परेचर है तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, प्रेशर क्या ज़्यादा प्रेशर है तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि लाइट को जब हम क्या करते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, ठीक है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो शुगर का सॉल्यूशन जो है ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, बड़े स्मॉल पार्ट मालिक्यूल्स होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। गोल्ड सॉल्यूशन, इमल्जन या सस्पेंशन, ये सारे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से आपको पूछा जा सकता है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन ए रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर, कि मैग्नीशियम नाइट्राइड है आपके पास Mg, यहाँ पे N नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और मैग्नीशियम की 2, जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है जी, ये पूछ रहा है जी आपके पास कितने, आपके पास क्या बन रहा है, क्या क्या देगा, अच्छा गिव्स विद एक्सेस वाटर, अच्छा अमोनिया के बारे में, अच्छा HNO3 इसके बारे में पूछे। तो बच्चों पहले तो रिएक्शन लिखते हैं ना क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
साथ क्या बनता है प्लस NH3। अब इसको हमने बैलेंस करना है। मैग्नीशियम उधर 3 है तो इधर भी 3 लगाएंगे, 3 मैग्नीशियम, अगर हाइड्रोक्साइड इधर क्या हो गए 3 हो गए। तो अब वाटर को बैलेंस करना है, इधर भी है हाइड्रोजन उधर भी है। ओके, ऑक्सीजन इधर 3 आ गए। अच्छा, नाइट्रोजन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब इस तरह करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें, 3 इधर और 3 इधर 6, तो यहाँ पे हम 6 लगाएंगे, 12 आ गए। 3 दूनी 6 और 6 और ओके 12 6 और अच्छा यहाँ पे 2 है ना, सॉरी। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, मैग्नीशियम 3, इसमें भी मैग्नीशियम 3, इसमें नाइट्रोजन 2, इसमें नाइट्रोजन 2, इसमें हाइड्रोजन 6 दूने 12, और इसमें देखो 3 दूने 6 इसमें, और 6 इधर 12 इधर हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें 6 है और इधर भी ऑक्सीजन आपके पास क्या आ गए 6 आ गए। ठीक है जी, 3 दूने 6, तो हमारे पास ये बैलेंस है। अब क्या पूछे, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल 2 मोल्स ऑफ अमोनियम दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। बाकी 2 मोल्स ऑफ HNO3 तो बन ही नहीं रहा, 1 मोल ऑफ ये भी नहीं, ये 1 नहीं 2 मोल है, 1 मोल ऑफ नहीं, बाकी नाइट्रिक एसिड नहीं बन रहा, अमोनिया बन रहा है जो कि 2 मोल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी पूछ सकते हैं, वो 3 मोल बनता है। सही, ये भी पूछ सकते हैं कितने मोल वाटर रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो 6 मोल। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इन सब में मोस्ट स्टेबल क्या है। मोस्ट स्टेबल मसलन ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं, सबसे जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो HF ये आपके पास क्या मोस्ट स्टेबल है। क्यों, छोटे छोटे एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ओवरलैप बेहतरीन होगा, और सबसे वीक क्या कौन सा होगा, HI होगा। नेक्स्ट है, कहते हैं इफ 10,000 cc ऑफ एयर इज पास अगेन एंड अगेन ओवर हीटेड कॉपर एंड मैग्नीशियम टिल द रिडक्शन इन वॉल्यूम स्टॉप, द वॉल्यूम फाइनली ऑब्टेन विल बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है, एयर है 10,000 cc, या आपके पास 1 लीटर आप कह सकते हो, ठीक है, या 1000 ml कह सकते हो, या आपके पास क्या एयर है, इसको आप क्या करते हो, हीटेड कॉपर और मैग्नीशियम उससे बार बार कब तक गुजारते हो कि जब तक वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता एयर का, उसको उससे पास करते रहते हो, तो फाइनली जो आपके पास वॉल्यूम ऑब्टेन होगा, मसलन वो वॉल्यूम जब मजीद रिडक्शन शो ना करे। इसमें क्वेश्चन वो क्या पूछना चाहते हैं, देखें आपके पास जो एयर होती है बच्चों, उसकी अगर कंपोजिशन के देखें एयर, तो ये आपके पास क्या होती है, 1% आपके पास नोबल गैस होती है, इसमें आर्गान ये चीज़ें नोबल गैस होती है जो रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, और बाकी 99% जो आपके पास एयर है वो आपके पास क्या होती है, नाइट्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1000 cc की बात कर रहे हैं। 1000 cc का क्या मतलब है, 1000 cc का अगर हम 99% निकालें तो वो आपके पास 990 बनता है। नौ हज़ार 990, और इसका 1% कितना बनता है, 10 बनता है। ठीक है, अब 9990 जो आपके पास सीसी है, ये आपके पास क्या होगी, नाइट्रोजन होगी इसमें, और क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। अब ये नाइट्रोजन जो है बच्चों, ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये आपके पास मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब है जब तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगी वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा, रिएक्शन होता जाएगा, इसका मतलब एयर का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। मगर जब यहाँ पे इतनी गैस आपके पास रिएक्ट कर जाएगी, जो आपके पास बाकी 10 cc रहेगी वो नोबल गैस होगी, वो तो रिएक्शन शो नहीं करती, तो हमारे पास कितना वॉल्यूम आ गया जो मजीद रिड्यूस नहीं होगा, वो 10 cc हो गया। ये आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फास्फोरस एटम इन हाइपोफास्फोरस एसिड इज। हाइपोफास्फोरस एसिड क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास उसका फार्मूला होता है H3PO2। ठीक है, इसकी अगर स्ट्रक्चर लिखें तो फास्फोरस के साथ पहले डबल बॉन्ड और लगा लें, बाकी आप क्या कर लें, अब बाकी आप ऑक्सीजन लगा लें, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बच गए, सॉरी O2 है ना, ये मैंने 3 ऑक्सीजन बना लिए, सॉरी। ओके, ये आपके पास एक हाइड्रोजन इधर आ गया जी, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3। तो आप देखें फास्फोरस के साथ डायरेक्टली कितने अटैच हैं हाइड्रोजन, जो डोनेट एज अ प्रोटॉन डोनेट नहीं हो सकते, तो वो हमारे पास 2 हैं। ये वाला हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन डोनेट हो सकते क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग और कंटेन्स बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम किस में होती है, हमारे पास डोलोमाइट। डोलोमाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट
और इसके साथ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके पास क्या है, डोलोमाइट का फार्मूला होता है। आप देखें इसमें मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, तो ये डोलोमाइट आंसर आएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्नालाइट शो फ्लेम कलरेशन, द कलर ऑफ द फ्लेम इज। कि कार्नालाइट हमारे पास क्या होती है, एक और होती है जिसमें हमारे पास जिसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम मैग्नीशियम 6 टाइम H2O, ये उसका क्या है, कार्नालाइट का फार्मूला है। अब कहते हैं उसमें कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो कलर शो करता है। अब देखिए इसमें दो ही मेटल्स हैं, ठीक है, एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन। मैग्नीशियम तो कोई भी कलर फ्लेम पे नहीं देता, बेरिलियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम देते हैं, पोटेशियम कौन सा देते हैं, लीले कलर देते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा जी। मतलब फ्लेम टेस्ट से ये पूछा हुआ है। उसके बाद है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास एलॉय होते हैं, दो मेटल्स होती हैं, कॉपर और जिंक, कजन, इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि हमारे पास क्या है, कॉपर और जिंक से भी ये बना होता है ब्रास, और ब्रॉन्ज एक होती है कॉपर और टिन से बनी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम जिंक ब्लेंड बाय, ठीक है, कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं जिंक की, तो जब जिंक की एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिंक ऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं जिंक ब्लेंड से, किस मेथड से, रोस्टिंग से। नेक्स्ट है कहते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल में भी हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्टिव मेथड इज ऑब्टेन। हाइड्रोमेटलर्जिकल मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये एक्सट्रैक्टिव मेथड क्या होते हैं इसमें, मसलन हम क्या करते हैं, प्रिसिपिटेशन मेथड भी इसको बोलते हैं, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, ठीक है, उसको हम डिसॉल्व करते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो आपके पास प्रिसिपिटेट हो जाती है। तो इसमें इसको किसके लिए करते हैं, कॉपर के लिए जी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आपके पास वो है जिसमें हम क्या करते हैं, ये ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, जो आपके पास क्या होता है, मेटल के साथ बाइंड कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ऊपर तैरना शुरू करते हैं, तो वहाँ से हम मेटल और को अलग कर सकते हैं। तो गैलिना, जेलिना, गैलिना, इसके लिए, क्योंकि ये आपके पास क्या कंपोजिशन होती है, लेड सल्फाइड, और सल्फर जो है ऑयल के साथ क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम मेटल प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड मड, ठीक है, दीज आर, कुछ मसलन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, ठीक है, तो उसमें कुछ मेटल इम्प्योरिटी के तौर पे नीचे रह जाती हैं, एनोड से नीचे आती हैं, तो उसको हम एनोड मड कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली सिल्वर और गोल्ड वगैरह होती है जी। 10th क्लास 10 से ये क्वेश्चन था। अच्छा, लास्ट में जो हम वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग 10th के लास्ट चैप्टर उसमें से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा नहीं है इनमें से, तो सिस प्लाटीन हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है। क्यों, ऑर्गेनोमेटालिक के लिए जो कंडीशन है बच्चों, वो कार्बन टू मेटल हमारे पास क्या होने चाहिए, बॉन्ड होने चाहिए। और सिस प्लाटीन को जब आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास किससे बने होते हैं, प्लाटीनियम होता है। इसी तरह दो हमारे पास क्या होते हैं, अमोनिया एज ए लिगेंड जुड़ा होता है, और दो आपके पास क्लोरीन एज ए लिगेंड जुड़े होते हैं जी। ये इसमें कोई कार्बन मेटल बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है। बाकी फेरोसिन भी है, ग्रिग्नार्ड है, जी60 भी, ये सारे हैं ऑर्गेनोमेटालिक। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन इज, जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है उनका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, वो याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है इन विच रेडिएशन मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर विल नॉट चेंज, ठीक है, इनमें से कौन सी रेडिएशन जब एटम से निकलेगी तो उसमें मैस नंबर और इसी तरह एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। मैं एक टेबल बनाता हूँ, उससे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक साइड पे आप लिखें मैस नंबर, एक साइड पे आप लिखें एटॉमिक नंबर, सही। अच्छा, जब हमारे पास अल्फा रेडिएशन ये रिलीज होती है तो मैस नंबर डिक्रीज के साथ मैं माइनस लिखता हूँ, 4 कम हो जाता, जितना मैस है ना उससे 4 कम कर लो, क्योंकि अल्फा क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। और एटॉमिक नंबर कितना कम होता है, -2 होते हैं, ठीक है जी। ये किस केस में होता है, ये आपके पास अल्फा रेडिएशन। और जब हमारे पास बीटा रेडिएशंस होती हैं तो बीटा के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, 0 में लिखता हूँ, मगर आपके पास एटॉमिक नंबर 1 टाइम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो मैं +1 लिखता हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 1 अल्फा एंड 2 बीटा। 1 अल्फा का मतलब है कि आपके पास क्या होगा, 1 अल्फा, अल्फा का मतलब है ये वाली, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये आपको सही विजिबल नहीं होगा। ओके, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना समझना।
ओके, 1 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, इसको यहाँ पे हम बात करते हैं। 1 अल्फ़ा और 2 बीटा का जब केस लेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मैस नंबर की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होगा, बीटा में तो कोई चेंज नहीं आता, मगर अल्फ़ा में -4 आता है तो यहाँ पे -4 होगा, मैस 4 टाइम कम हो जाएगा। मगर जब एटॉमिक नंबर की बात करें, ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो अल्फ़ा में यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कुछ भी नहीं लगाई, तो ये 2 है ना बेटा, ये याद रखना, ये 2 है, ठीक। ओके, अब जब एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपके पास जब मसलन अल्फ़ा रेडिएशन निकलती हैं तो एटॉमिक नंबर 2 टाइम कम हो जाते हैं, मगर बीटा निकलने से 1 टाइम इंक्रीज होते हैं। तो 2 बीटा हैं, मसलन 2 टाइम इंक्रीज होगा, 1 + 1 इंक्रीज होगा, और 1 अल्फ़ा है तो इसका मतलब 2 टाइम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगी। तो हमारे पास कौन सी बचती है, गैमा रेडिएशन बचती है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना मैस नंबर में आती है ना एटॉमिक नंबर में आती है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, याद करना है जी। इसमें कोई और भी पूछा, अल्फ़ा रेडिएशन जब होती है कितना मैस कम होता है, कितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जब बीटा होती है क्या पूछा जाता है, 2 अल्फ़ा 1 बीटा होती है, 2 बीटा 1 अल्फ़ा, कुछ भी करके पूछा जा सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है बच्चों, वो बीटा पार्टिकल से क्या होती है, कम होती है, लेस देन बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव ब्लू कलर इन लेजाइन टेस्ट। तो वो कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन हमारे पास मसलन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो लेजाइन टेस्ट में ब्लू कलर, प्रेशेंट ब्लू कलर अपीयर होता है, जो किसकी वजह से कम्प्लेक्स बनता है, फेरोसाइनाइड की वजह से, वो हमारे पास उस वजह से क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। अब अगर कोई पूछे हाइड्रोजीन जो है आपके पास ये आपके पास ब्लू कलर क्यों नहीं देता, आल दो कि ये नाइट्रोजन है, तो याद रखें बच्चों, इसका जब फार्मूला देखते हैं NH2, ये इसका फार्मूला होता है N2H4, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये कोई भी ब्लू कलर नहीं देते, क्यों, बिकॉज इसके अंदर कोई कार्बन नहीं होता। क्यों कार्बन नहीं होता, क्या होता है, कार्बन नहीं होता तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड नहीं बनता, सोडियम साइनाइड नहीं बनता। सोडियम साइनाइड नहीं बनता तो फेरोसाइनाइड नहीं बन सकता, जो कि उसमें साइनाइड आयन चाहिए होते हैं ना, वो नहीं बन सकते, इसलिए ब्लू कलर ही नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय, तो कौन सा मेथड है, लीबेग मेथड होता है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एस्टिमेट किए जाते हैं जी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि ए मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट वाटर, ठीक है, कि बेंजोइक एसिड कोल्ड वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होता, हॉट वाटर में डिजॉल्व होते, तो इसको हम सेपरेशन हॉट वाटर से करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग विक्टर मेयर मेथड 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिस्प्लेस 56 ml ऑफ एयर एट STP, मालिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज। बड़ा ही आसान है जी, एक साइड पे आप क्या करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखें, और एक साइड पे क्या करें, एयर लिखें। अब एक चीज़ आपने याद रखनी कि जब STP की बात होती है तो हमारे पास क्या वॉल्यूम होते हैं, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, ठीक है। या अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हो तो ml में जब कन्वर्ट करोगे तो 22 कितना होगा, क्योंकि ये 56 भी, ये भी ml है, तो इसमें भी, इसको भी ml में कन्वर्ट कर दो, 224 होगा, 22 ना, 224,000 ml, ये आपके पास हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या था, 0.2 था, तो एयर कितनी डिस्प्लेस की है, 56। अब एयर आपके पास कितनी है, 22,400 ml है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, तो एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आते हैं, 80 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कहते हैं ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन पेंटेन, के एन पेंटेन इसकी मोनोक्लोरिनेशन करें, नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म आर। तो देखें एन पेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है। एन पेंटेन का मतलब है, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है आप यहाँ पे क्लोरिनेशन कर सकते हो, एक आइसोमर्स बनेगा। दूसरे कंपाउंड में आप यहाँ पे कर सकते हो, दूसरा ये 1 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा, यहाँ पे 2 क्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट आइसोमर्स में आप यहाँ पे क्लोरिनेशन कर सकते हो तो 3 क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। ये 3 आइसोमर्स बनते हैं। अब यहाँ पे करोगे तो फिर 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा, तो ये ऑप्शन ही होगा, तो आपके पास 3 आइसोमर्स बनते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का क्या फार्मूला होता है, 1 2 3 4, ठीक है, ये OH और ये OH,
ये ब्यूटेन 2,3 हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, ये हमारे पास इसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 कायरल सेंटर हैं इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हमारे पास कितने कंपाउंड आपके पास ऑब्टेन होंगे, 2 आपके पास ऑब्टेन होंगे, एक डी फार्म होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, जस्ट अ मिनट, ब्यूटेन 1 2 3 4, यहाँ पे 2,3 डाइक्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये कौन सा ऑप्टिकल शो कर सकते, ये भी कायरल ये भी कायरल, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है जी। Among the element given below, the one with highest electropositivity, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके पास क्या है, सीजियम, और सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्लोरीन। स्ट्रक्चर हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन आर कॉल्ड, सही है, सिलिकॉन ये जो ये होते हैं H4, ठीक है, सिलिकॉन के, तो इसको हम सिलेंस बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल और ऑफ एलुमिनियम इज, एलुमिनियम की जो प्रिंसिपल और है वो आपके पास क्या होती है, बॉक्साइट और होती है, Al2O3, और साथ आपके पास क्या होता है, कुछ वाटर मालिक्यूल्स होते हैं, साथ 2 टाइम H2O, ये बॉक्साइट और का फार्मूला है जी, ये प्रिंसिपल और है। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर द सोडियम आयन इज हाइड्रेटेड, सोडियम आयन हाइड्रेट हो जाते हैं, क्या मतलब, वाटर मालिक्यूल इसको क्या करते हैं, इस तरह सराउंड कर लेते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं। याद रखें हाइड्रोलाइज नहीं होते, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है, तो ये हाइड्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिगेंड एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजीनियम आयन जी। हाइड्रोजीनियम आयन क्या होता है हमारे पास, ये आपके पास अभी हमने बात की थी हाइड्रोजीन की, कि NH2, ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, मसलन ये 3 भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं, यह ऑप्शन है। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, सोलर एनर्जी का सोर्स हमारे पास क्या है, तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये आपके पास सोलर एनर्जी का क्या है, सोर्स है जी, याद रखें। A negative value for the packing fraction indicates that the nuclei is stable, अगर ये पैकिंग फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, अगर इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव आती है, इसका मतलब जो आपके पास न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, अगर पॉजिटिव आती है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, बल्कि वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 नाइट्रोजन एटम कैन बी, तो उसका मैस क्या होगा, 73 मैस होगा जी। नाइट्रोजन रूल एक्सप्लेन करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में कि जब एक नाइट्रोजन एटम होगा या ऑड नाइट्रोजन एटम होगा तो उसका मैस क्या होगा, ऑड होगा, और जब इवन या कोई भी नाइट्रोजन नहीं होगा तो उसका मैस क्या होगा, इवन होगा जी, सही है। कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि हमारे पास बाकी सारे इवन है और एक ही ऑड है। ओके, द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, देखें इस तरह सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, सबसे शॉर्ट बॉन्ड किस में होते हैं, वो एसिटाइलिन में होते हैं जी, ठीक है। इथेन में कितना होता है, 1.54, ठीक है। बेंजीन में कितना होता है, 1.39, और एसिटाइलिन में क्या होता है, 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये सबसे शॉर्ट ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टार्टोमेरिज्म, टार्टोमेरिज्म किस में होती है, इन सब में, एथेनॉल में नहीं होती, डाइक्लोरोइथेन में, इथॉक्सी इथेन में, तो नाइट्रो इथेन इसमें हो सकती है कि CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है जी, ठीक है, तो यहाँ पे टार्टोमेरिज्म होके एक तो ऊपर वाला बनेगा, नेक्स्ट आपके पास क्या बन सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H कर लें, और यहाँ पे उसी तरह नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इस नाइट्रोजन पे उसी तरह पॉजिटिव चार्ज। ये ऊपर वाला जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं नाइट्रो फार्म, और नीचे वाला जो है इसको AC या एसिड फार्म बोलते हैं जी, ठीक है, ये इसमें टार्टोमेरिज्म हो सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स इनमें कौन, 1 ब्यूटीन नहीं जी, लैक्टिक एसिड, इथेन, ये 2 ब्यूटीन, ये आपके पास के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डायास्टीरियोमर्स भी होते हैं ना। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो नॉन सुपरइम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेज, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर नॉन सुपरइम्पोजिबल हो और नॉन मिरर इमेज हो, अब सिस ट्रांस नॉन मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, और नॉन सुपरइम्पोजिबल, तो इनको डायास्टीरियोमर, मगर अगर आपके पास नॉन सुपरइम्पोजिबल हो और मिरर इमेज हो तो वो आपके पास एनांशियोमर्स बनते हैं जी, डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है मेलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर, मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक आपके पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, फ्यूमेरिक एसिड आपके पास ट्रांस फॉर्म होती है और मेलिक एसिड सिस फॉर्म होती है।
C10 आपके पास क्या होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं डीजल ऑयल की डीजल फ्यूल जो है डीजल की एफिशिएंसी दिखाने के लिए। तो ये N हेक्साडिकेन होते हैं। डीजल के उसके क्या दे, जैसे पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है, डीजल का C10 नंबर होता है। अल्फा नेफ्थोल और इसका मिक्सर होता है। बेंजीन ऑन ओजोनोलाइसिस, बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करें तो क्या बनते हैं, ग्लाइऑक्सल बनते हैं, ग्लाइऑक्सल। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपोलीमर। स्टार्च भी बायोपोलीमर है बच्चों, प्रोटीन भी, न्यूक्लिक एसिड भी। तो हमारे पास ग्लूकोज ये स्मॉल मालिक्यूल है, ये पॉलीमर तो नहीं है। साइनोफॉर्म इज एसिड देन क्लोरोफॉर्म। साइनोफॉर्म क्या होगा, HCl। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CH Cl3। दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है नीचे वाले के मुकाबले, तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट KPPSC 2021 पेपर, जो लेक्चरशिप का पेपर हुआ था। इसमें जस्ट 45 MCQs थे, तो वो हमने सॉल्व किए, सारे सब्जेक्ट बेस्ड थे। अभी नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट होगा SS केमिस्ट्री का, तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। वो भी आपके पास 45 क्वेश्चंस ही होंगे, उसमें जस्ट 45 क्वेश्चंस होंगे जी। तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का हमारा पेपर आता है, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन उठाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आपने बाकी पेपर, हमारे पास पेपर नहीं देखे, हमारे जो उसके पेपर चल रहे हैं, सॉरी, एक मैंने किया था 2017 PPSC का पेपर सॉल्व किया था, और इसी तरह 2020 PPSC का सॉल्व किया। तो अब 2021 वाला के PPSC वाला का सॉल्व कर लिए। 3 हमारे पास पेपर हो गए जी। नेक्स्ट संडे हमारे पास इंशाल्लाह एक और पास पेपर मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए। देखता हूँ वो शायद मैं SS वाला पेपर सॉल्व करूँ। अगर आपने हमारा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। और ये कि जो मसलन आप SS सेशन देखना चाहते हैं, इंटरव्यू सेशन देखना चाहते हैं कोई भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।